एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मैं वैशाली राउत आपका आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। विद्यार्थियों, आज हम गुलजार जी लिखित विषय हिंदी का पाठ 4 किताबें इस कविता के प्रश्न और उत्तर सीखने वाले हैं। पिछले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में हमने यह कविता सीखी है। आज हम इस कविता के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। विद्यार्थियों, आज हम इस कविता पर आधार पर कृति स्वाध्याय पूर्ण करने वाले हैं। आपको यह कृति स्वाध्याय पूर्ण करते समय अपने टेक्स्ट बुक यानी अपना पाठ्य पुस्तक और अपना वर्क बुक आपको साथ में लेकर बैठना है, ताकि जब भी मैं प्रश्न के उत्तर आपको बता दूं तो आपको वह उत्तर अपने वर्क बुक में लिखने हैं तथा आपको वह प्रश्न के उत्तर अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करके बाद में भी आप उस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। विद्यार्थियों, कृति स्वाध्याय हमें पूर्ण करते समय यह ध्यान में रखना है कि हमें पद्यांश पढ़ना है। विद्यार्थियों, आपको कविता के आधार पर प्रश्न पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 2 पूछा जाता है। यह प्रश्न आपको 12 मार्क्स के लिए रहता है। 2 प्रश्न रहते हैं, एक प्रश्न 6 मार्क्स के लिए और दूसरा प्रश्न भी 6 मार्क्स के लिए। ऐसे 12 मार्क्स का आपको एक प्रश्न रहता है और उसमें 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, अभी हम कृति स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। कृति स्वाध्याय का पहला प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। विद्यार्थियों, अभी हम कविता पढ़ेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घरों में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। विद्यार्थियों, कविताओं के आधार पर अभी हम आगे कृतियां पूर्ण करेंगे। अभी हम कृति स्वाध्याय का पहला प्रश्न में कृति 1 आकलन देखेंगे। उसका पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें प्रश्न है, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे, यानी पद्यांश में कहा गया है कि जिनका मानवीकरण किया गया है, उसका उत्तर है किताबें। यानी किसका मानवीकरण किया गया है, तो किताबों का मानवीकरण किया गया है, यानी उत्तर क्या हुआ, किताबें। दूसरा प्रश्न है, देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द। तो इस कविता में देखने का अर्थ में ऐसा कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, वह हम अभी कविता में देखेंगे। विद्यार्थियों, देखो कविता में दूसरी लाइन जो है, बड़ी हसरत से तकती है।
तकती है यानी देखना। यानी कविता में कौन सा शब्द दिया है, देखने के अर्थ में प्रयुक्त किया हुआ शब्द है तकती, यानी उत्तर हुआ तकती। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें। तो विद्यार्थियों, कवि के अनुसार किताबों की कौन सी बदली हुई आदतें हैं, वह हम कविता में देखेंगे कि उसकी बदली हुई आदतें हैं बड़ी बेचैन रहना। यानी आप नीचे से पहली लाइन अगर देखेंगे लेफ्ट साइड के स्टांजा में, तो आपको देखने को मिलेगा बड़ी बेचैन रहती है किताबें। और दूसरे स्टांजा में दिया है उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो किताबों की कौन सी दो आदतें हैं, बड़ी बेचैन रहने की और नींद में चलने की। विद्यार्थियों, आकलन कृति का चौथा प्रश्न है, कवि के संध्याकाल बिताने के साधन। तो कवि ने इस कविता में उनके संध्याकाल का समय बिताने के कौन कौन से साधन बताए, वो हम देखेंगे। पहले का साधन उनका कौन सा था, तो आप पहले स्टांजा में फोर्थ लाइन देखेंगे, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। तो किसके साथ कटा करती थी उनकी शाम, पुस्तकों के साथ। और अब उनकी शाम किसके साथ कटती है या बीतती है, तो गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। यानी पहले उनकी शाम पुस्तकों के साथ कटती थी, तो अभी कंप्यूटर के पर्दों के साथ कटती हैं। कृति स्वाध्याय में आकलन कृति का दूसरा प्रश्न है, वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत। किताबों की कौन सी आदत बनी है, हमने पहले भी प्रश्न में देखा है, एक बेचैन रहना था और नींद में चलना। तो किताबों की अब बनी आदत कौन सी है, आप दूसरे स्टांजा में देखेंगे, पहली लाइन है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। यानी वाक्य कैसे हुआ, किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। उसमें दूसरा प्रश्न है, किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे सेकेंड स्टांजा में ही दिया है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। यानी वाक्य कैसे हुआ, किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। तीसरा प्रश्न है, पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। यानी इस प्रश्न में दिए हुए दो शब्द हैं, एक है हसरत से और दूसरा है कदरें। इन शब्द के आधार पर हमें ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर यह शब्द होंगे। तो पहला शब्द है हसरत से। हसरत यानी क्या, इच्छा। तो हसरत से क्या देखते, तो हम लोग अभी इसके आधार पर प्रश्न बनाएंगे, किताबें किस तरह ताकती है। तो किताबें किस तरह ताकते हैं के उत्तर क्या हुआ, किताबें हसरत से ताकती है। यानी जवाब क्या आया, हसरत से। तो इसका उत्तर है किताबें किस तरह ताकती है। ऐसे हमने इसका प्रश्न बनाया है। दूसरा शब्द का हम लोग प्रश्न बनाएंगे, कदरे। कदरे यानी क्या, मूल्य। अब घर में क्या नजर नहीं आती, तो उत्तर क्या हुआ, कदरे। यानी प्रश्न क्या बन गया इसका, अब घर में क्या नजर नहीं आती। कृति 2, शब्द संपदा। विद्यार्थियों, शब्द संपदा यानी व्याकरण पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, पद्यांश में से प्रयुक्त उर्दू भाषा के 4 शब्द लिखिए। विद्यार्थियों, यानी इस कविता में गुलजार जी ने कौन कौन से उर्दू शब्दों का या उर्दू भाषा का प्रयोग किया है,
वह शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो चलो हम देखेंगे कि कविता में कौन कौन से उर्दू शब्द आए हैं। पहला शब्द है अलमारी, जो हमारे कविता में पहले ही लाइन में हमें आपको देखने को मिलेगा। अलमारी का अर्थ है लकड़ी कपाट यानी किताबें रखने का कबोर्ड। दूसरा शब्द है तख्ती। तख्ती यानी क्या? तो देखना, जो कविता में दूसरे लाइन में आया हुआ उर्दू शब्द है। तीसरा शब्द है हसरत। हसरत यानी क्या? इच्छा। वो भी शब्द हमें कविता के दूसरे लाइन में आया हुआ दिखाई देता है। और चौथा शब्द है कदरे। कदरे यानी क्या? मूल्य या कीमत। यह शब्द हमें दूसरे स्टांजा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गुलजार जी ने अपने कविता में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग कैसे पहचानना है आपको तो पता ही। सरल अर्थ, यह प्रश्न ओपन एंडेड रहता है। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विद्यार्थियों, वह बुक में प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहले हम वह पंक्तियां पढ़ेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब
मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। इन पद्य पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है। विद्यार्थियों, मैं आपको नमूना उत्तर दे रही हूँ, यानी बता रही हूँ। आपको उसके आधार पर अपने शब्दों में इनका सरल अर्थ लिखना है। तो अभी हम उत्तर देखेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्ति गुलजार जी लिखित किताबें इस कविता से ली गई है। गुलजार जी ने इस कविता में किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती है। उन्हें बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती है। एक समय था जब मनुष्यों की शामें किताबों के संगत में व्यतीत होती थी, और अब स्थिति यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती। तो इस पद्य पंक्तियों में से गुलजार जी ने यह बताना चाहा है कि किताबों से और मनुष्य का जो नाता जो है वह कम होता जाता नजर आ रहा है। यह बताने का प्रयास उन्होंने इस पद्य पंक्तियों में किया है। पद्यांश का दूसरा अभी प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अभी हम पहले कविता पढ़ेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। विद्यार्थियों, हमने अभी पद्य पंक्ति पढ़ी है। अभी उसके आधार पर हमें आगे दिए हुए कृतियां पूर्ण करनी है। पहली कृति एक आकलन है। पहला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें प्रश्न है, कवि की सिसकी निकलने के दो कारण। तो कवि की किस कारण सिसकी निकलती थी यह हमें देखनी है। तो हम देखेंगे कविता में इसका उत्तर। पद्य पंक्ति में आप पहला पद्यांश जो है उसमें देखेंगे सेकेंड लाइन, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। तो यहाँ पे दो कारण कौन से हैं? लफ्जों के मानी गिरने और दूसरा है बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। यानी दूसरा उत्तर क्या है? अल्फाज टुंड लगते हैं। तो कवि की सिसकी निकलने के दो कारण कौन से हैं? लफ्जों के मानी गिरने और अल्फाज टुंड लगने। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर। तभी पुस्तकों का पृष्ठ पलटने का अंतर जो था वो जीभ पर जायका आना। यानी जब भी कवि पुस्तकों के पन्ने पलटते थे तभी क्या करते थे? अपने जुबान पर
अपनी उंगली रखने के बाद वह पन्ने पलटते थे तो उन पन्नों का आस्वाद उनके जुबान पर या जीभ पर आता था। लेकिन अब उसमें बदलाव आया है। उंगली से क्लिक करना, यानी पहले किताब पढ़ते थे, अभी कवि क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते, यानी कंप्यूटर का एक बटन क्लिक करने से उन्हें सब जानकारी मिलती है। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में उनका अंतर बताया है। तभी का अंतर क्या था, जीभ पर जायका आना, और अभी का अंतर क्या है, उंगली से क्लिक करना। का तीसरा प्रश्न है शब्दों की तुलना। कवि ने इस पद्य पंक्तियों में शब्दों की तुलना एक सूखे टुंड लगने वाले वृक्ष से की है। टुंड यानी क्या, जो बिना पत्तों का सूखा वृक्ष हो। तो शब्दों की तुलना किससे की है, टुंड से की है। आकलन कृति में से दूसरा प्रश्न दिया है, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, कवि का घनिष्ठ रिश्ता था जिनसे वे। कवि का घनिष्ठ रिश्ता किनसे था, तो पुस्तकों से था। उसमें दूसरा प्रश्न पूछा है, झपकी गुजरना यानी क्या। तो झपकी गुजरना का अर्थ क्या हुआ, पलक झपकना। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। हमने पहले भी दिए हुए पद्यांश के आधार पर ऐसे प्रश्न देखे हैं, तो हम लोग अभी प्रश्न बनाएंगे। पहला शब्द है पर्दे पर, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाएंगे, तह बतह सब कुछ कहाँ खुलता जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा पर्दे पर, यानी प्रश्न क्या बना इसका, तह सब कुछ कहाँ खुलता जाता है। दूसरा प्रश्न है जाति। कवि इस शब्द का हम अभी प्रश्न देखेंगे कि कवि का किताबों से कैसा रिश्ता है। जाति यहाँ पे निजी यानी पर्सनल, तो कवि का किताबों से कैसा रिश्ता है, जाति यानी निजी रिश्ता है। तो यह प्रश्न हुआ, कवि का किताबों से कैसा रिश्ता है। अभी हम कृति 2 शब्द संपदा प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न जो है व्याकरण के आधारित है। इसका पहला प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त 4 उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। हमने पहले भी पद्य पंक्तियों के व्याकरण भाग में यह प्रश्न देखा है। विद्यार्थियों, मैंने कविता सिखाते समय आपको बताया हुआ था कि गुलजार जी ने अपने कविता में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। तो अभी हम इन पद्यांश में से या पद्य पंक्तियों में से 4 उर्दू शब्द देखेंगे। पहला शब्द है लफ्जों। लफ्जों यानी क्या, शब्दों में। दूसरा शब्द है अल्फाज। अल्फाज का अर्थ है शब्द। तीसरा शब्द है जुबा। जुबा का अर्थ है जीभ, जीवा। चौथा शब्द है जायका। जायका का अर्थ है स्वाद। तो इस तरह से 4 शब्द हमने लिखे हैं, लेकिन पद्यांश में इनके अलावा भी और उर्दू शब्द हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले उर्दू शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इन शब्दों का उर्दू शब्द जो कविता में आया है वह देखना है। पहला शब्द है पन्ना। इसका उर्दू शब्द आया है अर्थ वाला सफ़ा। दूसरा शब्द है शब्द। उसका अर्थ वाला शब्द आया है जो हमने पहले देखा, लफ्जों। तीसरा है जीभ।
इसका भी हमने देखा अर्थ वाला शब्द जुबा। और चौथा है स्वाद। हमने यह भी शब्द पहले देखा जिसका अर्थ है जायका। कृति 3 सरल अर्थ। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विद्यार्थियों, वह बुक में दिया हुआ प्रश्न है, पद्यांश की अंतिम 5 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहले हम पंक्तियां पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका सरल अर्थ देखेंगे। पद्य पंक्तियां हैं, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाति राबता था कट गया है। विद्यार्थियों, इस पद्य पंक्तियों का मैं आपको नमूना उत्तर बताने वाली हूँ। आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो अभी हम उत्तर देखेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्ति गुलजार जी लिखित किताबें इस कविता से ली गई है। कवि कहते हैं कि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसी का परिणाम है कि किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जीवा पर आता था, वह भी हमसे ओझल हो गया है। अर्थात पन्ने पलटते समय बार बार जीभ पर अंगुली रखने का आनंद समाप्त हो गया है। किताबों में रचा बसा हमारा जो निजी नाता था, वह यहाँ पे ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क जो है अब टूट गया है। तो इस पद्य पंक्तियों में कवि ने लोगों से पुस्तकों का जो नाता है वह किस तरह टूट गया है, यह बताने का प्रयास किया है। इस अध्याय में पद्यांश क्रमांक 3 देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि कविता पढ़ेंगे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। विद्यार्थियों, आपको पद्यांश पढ़ने के बाद उसके आधार पर दिए हुए प्रश्न के उत्तर पद्यांश में से ढूंढकर लिखने का प्रयास भी करना है। उसमें प्रश्न है पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें प्रश्न है, कवि किताबें यहाँ रखते थे। हम पद्यांश में देखेंगे कि कवि किताबें
कहाँ कहाँ रखते थे। पद्यांश देखिए, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जब्बी से। यानी यहाँ पे कवि किताबें सीने पे रखते थे, गोदी में रखते थे, घुटनों पर रखते थे और कभी उसे माथे से लगाते थे। तो उत्तर आपको पता चल गए, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे से लगाकर। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में आए शरीर के अंग कौन से हैं? तो हमें अभी पद्यांश में कौन से शरीर के पार्ट आए हैं या बताए हैं, वह पद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। सीने में यानी छाती पर, गोदी है, तीसरे वाक्य में देखोगे तो आप घुटनों, और चौथों में देखा सेंटेंस में देखेंगे जब्बी यानी माथा। यानी शरीर के कौन से अंग आए हैं यहाँ पे? छाती, गोदी, घुटना और माथा। आकृति आकलन में देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, पद्यांश में आया ग्रंथ रखकर पढ़ने का साधन। तो हम ग्रंथ रखने का साधन जो है यानी बुक स्टैंड है, उसको शब्द आया है वो कविता में देखेंगे। तीसरी लाइन में देखिए, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल यानी क्या? पुस्तक रखने का, वो है एक लकड़े का स्टैंड। तो यहाँ पे पद्यांश में आया ग्रंथ रखकर पढ़ने का साधन कौन सा है? रिहल। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ के नाम का शब्द। आप देखेंगे कविता में चौथे लाइन में नीम, यहाँ पे यह एक पेड़ का नाम है, इसलिए यहाँ पे पेड़ का नाम कौन सा आएगा? प्रसिद्ध पेड़ का नाम नीम। कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे। तो हम कविता के पद्यांश में देखेंगे, सेकंड पद्यांश जो है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के। रुक्के यानी क्या? पत्र। तो क्या मिला करते थे? सूखे हुए फूल और रुक्के। चौथा प्रश्न है उसमें, जिनके द्वारा संबंध जुड़ जाते थे। हम पद्यांश में देखेंगे कि किनके द्वारा व्यक्तियों में संबंध जुड़ जाते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि संबंध किसके कारण जुड़ते थे? तो किताबें गिरने के कारण और किताबें उठाने के बहाने से क्या होते थे? व्यक्तियों में संबंध जुड़ जाते थे। तीसरा प्रश्न दिया है, पद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित उर्दू शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द दिया है नीम सजदे। तो नीम सजदे का अर्थ है आधा माथा टेकने की स्थिति। दूसरा शब्द है इल्म। इल्म का अर्थ है ज्ञान। और चौथा शब्द है आइंदा। आइंदा का मतलब बताया है भविष्य में। कृति तो शब्द संपदा यानी व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो हमें दिए हुए शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला शब्द है माथा। माथा अर्थ का शब्द पद्यांश में आया है जब्बी। दूसरा है पुर्जा। पुर्जा का शब्द है अर्थ वाला शब्द रुक्के। तीसरा शब्द है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ वाला शब्द है इल्म।
जो हमने पहले भी ऊपर देखा है। चौथा शब्द है छाती। छाती का अर्थ वाला शब्द आया है कविता में सीना। तो इस तरह से यह अर्थ वाले शब्द आपको पद्यांश में से ढूंढकर लिखने का प्रयास करना है। कृति 3 सरल अर्थ। प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। वही प्रश्न वर्कबुक में दिया है पद्यांश की आरंभ वाली 5 पंक्तियों का। तो हम पहले आरंभ वाली 5 पंक्तियां पढ़ेंगे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। विद्यार्थियों, हमें इन पद्य पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। मैं आपको नमूना उत्तर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन आपको आपके शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। तो चलो उत्तर देखेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्ति गुलजार जी लिखित किताबें इस कविता से ली गई हैं। कवि गुलजार जी यहाँ पे कहते हैं मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व व साथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थी, जिन्हें हम सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी अपने घुटनों को रिहल यानी ठावनी की सूरत बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे। कभी सजदे यानी प्रार्थना में इन्हें पढ़ा करते थे, तो कभी माथे लगाकर उसे छूते थे, ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहे, कभी बंद न हो। यानी उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इस पद्य पंक्तियों में कवि जी ने हमें किताबों से हमें अपना रिश्ता जोड़कर रखना है, यह उनका महत्व कैसा था वह बताने का प्रयास किया है। कविता के आधार पर प्रश्न उत्तर देखें। विद्यार्थियों, आपको यह प्रश्न उत्तर अपने वर्कबुक में यानी व्यवसाय में लिखने हैं। विद्यार्थियों, आपके वर्कबुक में दिया हुआ प्रश्न है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण का भाग। वह मैं जब भी आपको व्याकरण सिखाते जाऊंगी, वैसे वैसे आपको क्या करना है, उस व्याकरण विभाग के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। मैं आपको वीडियो के आधार पर भी उसके उत्तर बता दूंगी। विद्यार्थियों, आपको कविता समझ में आई होगी। दिए हुए प्रश्न का स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के तासिका में। धन्यवाद।